नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द नोटबुक पे। आइए, ये हमारी मच अवेटेड सीरीज़ है जिसमें हम 2016 के आए हुए साइंस के क्वेश्चंस को बहुत थॉरोली और डीप में पढ़ेंगे, जिससे कि आपका डर जो है साइंस से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? कास्टिक सोडा को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ऑलराइट, इसके साथ साथ जितने भी दिए गए हैं ऑप्शंस हम उनको भी देखेंगे जो ज़रूरी लगेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, पहला ऑप्शन है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट जो होता है, ये आपने साइनाइड सुना होगा। साइनाइड सबसे खतरनाक जहर माना जाता है। उसके प्रभाव को कम करने के लिए सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला भी मैं साथ साथ बताता चलूँगा, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा माइंड में रख लेना। इसका केमिकल फॉर्मूला है Na2H2O3.5H2O। 5 अणु इसमें जल के होते हैं और सोडियम के परमाणु जो 2 होते हैं और सल्फर के भी 2 होते हैं, ऑक्सीजन के 3। ऐसे बना Na2H2O3। चलिए, अगला है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो होता है, ये सोडियम Na होगा और कार्बोनेट CO3 होगा, Na2CO3। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, इसको हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, धोने वाला सोडा। ये क्लीनिंग के काम में आता है, क्लीनिंग करने के काम में आता है। ठीक है, चलिए अगला है सोडियम क्लोराइड। इससे आप भली भांति परिचित होंगे। सोडियम क्लोराइड नमक को बोलते हैं। अगला ये मैंने बता दिया आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक सोडा बोलते हैं। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के थोड़े से यूजेस बता देता हूं मैं आपको। इसका उपयोग जो होता है वो साबुन में, ओवन आपको क्लीन करना हो, माइक्रोवेव ओवन जो होता है, अगर आपको ड्रेनेज जो होता है वो क्लीनिंग, मतलब बेसिकली क्लीनिंग, साफ सफाई के काम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये आपको पेपर प्रोसेसिंग में भी किया जाता है। और आपने आइसक्रीम खाने का बहुत शौक होगा, आइसक्रीम को ये मोटा बनाता है, चॉकलेट प्रोसेसिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 2। एटम बम का आविष्कार किसने किया था? चलिए, ऑप्शन अपने पास यहाँ दिए हुए हैं 4। पहला ऑप्शन है जे रॉबर्ट ओपेनहेमर। जे रॉबर्ट ओपेनहेमर ने ही एटम बम का आविष्कार किया था। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं हम। जॉन बाउनिंग, देखिए इनको फादर ऑफ एटम बम भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखना, फादर ऑफ एटम बम, एटम बम के पिता कहे जाते हैं रॉबर्ट ओपेनहेमर। चलिए, सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, जॉन बाउनिंग। जॉन बाउनिंग जो है, ये ऑटोमेटिक जो फाइटर बंदूक थी, लड़ने वाली जो ऑटोमेटिक बंदूक है, उसके आविष्कारक कहे जाते हैं जॉन ब्राउनिंग। अगला ऑप्शन है सैमुअल कोहेन। सैमुअल टी कोहेन इनका पूरा नाम है। सैमुअल टी कोहेन ने न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किया था। न्यूट्रॉन जो बम है उसके फादर हैं ये। चौथा ऑप्शन है सैमुअल कोल्ट। बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे, ये जो है रिवॉल्वर के आविष्कारक हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, पाचन तंत्र में मौजूद जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें क्या शामिल होता है? नीचे कुछ आपको कंपोनेंट्स दिए गए हैं। बेसिकली ये अम्ल की बात कर रहा है, कौन सा अम्ल पाचन तंत्र में मौजूद होता है। तो पाचन तंत्र में अपना HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उपलब्ध होता है, अवेलेबल HCl होता है। चलिए, अब मैं बता देता हूँ पाचन तंत्र में जो गैस्ट्रिक जूस होता है, थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं, जिससे कि आज ये पूछा है, कल को इससे रिलेटेड ऊंच नीच हो जाए। मेरा मतलब इससे रिलेटेड कुछ और साइड के क्वेश्चंस आपको पूछ ले, क्योंकि एक जो माइंड सेट है NTPC का वो यही है। मान लो उसने पाचन तंत्र दिया तो हमारा भी ये जरूरी बनता है कि हम उसके बारे में जानें, पाचन तंत्र के बारे में थोड़ा सा। चलो, गैस्ट्रिक जूस के बारे में ही जान लेते हैं। गैस्ट्रिक जूस बेसिकली एक ऐसा जूस होता है, एक ऐसा रस होता है पाचन तंत्र में, जिसमें कि ये एक तो अम्ल होता है HCl, एक एंजाइम होता है उसको लाइपेज बोलते हैं, लाइपेज। चलिए मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा सरल हो जाएगा कुछ लोगों के लिए। LI, ये मोटा ज़्यादा हो रहा है, अभी हल्का कर लेंगे इसको, LIPASE।
अभी अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन थोड़ी दिन में अरेंज कर लूँगा मैं, डोंट माइंड चलिए, ये है लाइपेज। लाइपेज एक एंजाइम होता है, ये क्या करता है, चलिए, अम्ल जो है, ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है HCl, ये आपके खाने में जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनको मारता है। और ये जो आपका लाइपेज होता है, ये फैट, जो आप घी से चुपड़ी रोटी खाते हैं, ज़्यादा ऑयल वाली चाउमीन खा जाते हैं बहुत से लोग, मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं सब लोगों को टारगेट कर रहा हूँ, मतलब जैसे मैं हूँ, तो मेरी जो चाउमीन का जो फैट है उसको कौन पचाएगा, लाइपेज, ये इसमें हेल्प करता है। अच्छा, एक और होता है पेप्सिन। ये गैस्ट्रिक जूस की बात चल रही है, आज आपको पूछा गया है गैस्ट्रिक जूस में अम्ल कौन सा होता है। हो सकता है आगामी परीक्षा में साइंस के क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि भैया पेप्सिन का क्या काम होता है, या पेप्सिन पाचन तंत्र में जो रस मौजूद होता है उसमें क्या क्या और पाया जाता है। ये ऑप्शन नहीं देगा, लाइपेज दे देगा और पेप्सिन दे देगा, बोलेगा दोनों, तो दोनों पाए जाते हैं। लाइपेज आपके फैट को पचाता है, पेप्सिन आपकी जो प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा मदद करता है। अच्छा, ये जो पाचन तंत्र में जो गैस्ट्रिक जूस होता है, जो पाचक रस होता है, ये जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं जिनके अंतर्गत रीढ़ की हड्डी होती है, उन सभी प्राणियों में ये गैस्ट्रिक जूस आपको मिलता है। चलिए, तो गैस्ट्रिक जूस तो मिल गया आपको और आपका खाना भी पच गया। HCl का आपने नहीं बताया, शायद मैंने बता दिया। HCl जो होता है ये आपकी उसमें मदद करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको इनएक्टिव करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। चलिए, इतना ही काफ़ी है इसके लिए, अगला चलते हैं। अच्छा, चलिए अगला चलते हैं। रक्त में सफ़ेद रक्त कण, सफ़ेद रक्त कण को बोलते हैं भैया WBC, वाइट ब्लड सेल, WBC, हाँ ये सही है, अच्छा लग रहा है, वाइट ब्लड सेल, सफ़ेद रक्त कण। अच्छा, WBC जो होता है, इनका कार्य पूछा है, क्या करता है ये, देखो, प्रोटीन हीमोग्लोबिन में ले जाते हैं, ऑप्शन समझ में नहीं आया, चलिए आगे चलते हैं और समझाएंगे आपको। पोषक तत्वों को ले जाते हैं, नहीं भाई, शरीर को संक्रमण से बचाते हैं, खून जमने में मदद करते हैं। चलिए सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं एक बार। पोषक तत्वों को ले जाने का काम ब्लड का होता है, ठीक है। शरीर को संक्रमण से बचाने का जो काम होता है वो WBC का होता है, ये राइट ऑप्शन होगा। खून जमने में मदद करना, खून जमने से एक अपने अंतर्गत शरीर ब्लड में पाया जाता है हेपेरिन। हेपेरिन नाम का जो सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं एंटीकोगुलेंट, थक्का रोधी, वो खून जमने से आपको रोकता है। अब देखिए, WBC जो होता है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। WBC बनता कहाँ है, ये हमारे बोन मैरो, अस्थि मज्जा में बनता है। ये बोन मैरो में बनता है, कभी कभी ये यकृत और स्प्लीन में भी बन जाता है। बोन मैरो कहाँ होता है ये बता देता हूँ। जैसे आपका जो हिप है, कमर, या आपकी जो जांग है, थाई, इसकी बड़ी हड्डियों के बीच में एक स्पॉन्जी ऊतक होता है, एक फुसफुसासा टिश्यू ऊतक, उसमें उसे बोन मैरो बोलते हैं, उसमें इनका WBC का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, WBC की बात आई है तो थोड़ा सा और बता देता हूँ। WBC जो है, इसका 60 से 70%, 60 to 70% भाग न्यूट्रोफिल्स का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स, क्योंकि मैं माउस से टाइप कर रहा हूँ तो लिख नहीं पाऊंगा, समझ लेना, आप बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। न्यूट्रोफिल से बनता है, जो कि रोगाणु और जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, इसीलिए ये संक्रमण से बचाता है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए, खून में जमने में मदद करने का मैंने आपको बता दिया, हेपेरिन नहीं बताया तो बता देता हूँ। खून को जमने से हेपेरिन जो होता है वो रोकता है। हेपेरिन में ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ, एक थ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन होता है जो कि फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है
तो ब्लड में क्लॉट नहीं बन पाता है, खून में थक्के नहीं बन पाते हैं। इतना याद रखना, बस ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे कि खून जमने से अपने आप में हमारे शरीर में खून फ्लो हो रहा है, तो उसको जमने से हमें कौन मदद करता है, वो है भैया हिपेरिन। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। अरे ये यहीं पे प्रिंट रह गया। चलिए इसको भी मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा सा समय दीजिए बस। मे भी ज़्यादा लंबा हो जाए पर आप बोर नहीं होंगे, इसकी पूरी गारंटी लेता हूँ मैं। चलिए कोशिश करते हैं, पूरी लगे रहेंगे, पर जल्दी ही आपके लिए पूरी सुविधाओं का इंतज़ाम करेंगे। चलिए अगला है लेज़र टेक्नोलॉजी। हाँ, लेज़र के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो लेज़र के द्वारा ये जो प्रक्रिया जो 3D इमेजिंग की होती है उसको बोलते हैं होलोग्राफी। पहला ही ऑप्शन सही है, होलोग्राफी। आपने देखा होगा होलोग्राम जो लगे आते हैं, कोई आपने नया पैकेट खरीदा है उस पर 3D एक चमकता हुआ राउंड कलर का, चलो मैं दोबारा से एक बार फिर बना देता हूँ, मिटाना पड़ेगा पर मिटा देंगे। ऐसा गोल सा आता है, उस पर कुछ लोगो बना हुआ रहता है, उसको बोलते हैं 3D इमेजिंग। ये बेसिकली प्रोडक्ट्स पे कंपनियां देती हैं अपने आप को एक यूनिक प्रोडक्ट बताने के लिए, कोई उनकी कॉपी ना कर पाए। चलिए अब ये समझ लेते हैं थोड़ा सा लेज़र के बारे में, क्योंकि लेज़र का क्वेश्चन आया है, ये लास्ट ईयर आया था, हो सकता है इस बार भी डाल दे। लेज़र जो होता है उसके बारे में समझेंगे, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी जो होता है ये होता है हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव, उच्च तीव्रता वाली ध्वनि तरंगें, जिसको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। ये आपके जो शरीर के अंदर का डायनेमिक जो इमेज होती है उसको दिखाता है, जो अंगों की सोनोग्राफी कराते हैं। ये होता है उच्च तीव्रता वाली साउंड वेव्स होती हैं, ये याद रखने की चीज़ है बस। सोनोग्राफी में साउंड वेव्स कैसी, उच्च तीव्रता वाली। तीसरा ऑप्शन दिया है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में आपको क्या याद रखना है, रेडियोग्राफी में ये लोग जो इमेज निकालते हैं, शरीर के अंदर की इमेज ये भी निकालता है, ये भी निकालता है, पर ये जो टेक्निक होती है वो एक्स किरणों को इस्तेमाल करती है। कौन सी किरणें, लिख देता हूं एक बार, एक्स किरणें। अरे बहुत मोटा हो रही है, बहुत मोटी हो रही हैं एक्स किरणें, हल्की कर देते हैं, पहले इसको मिटा दे। एक्स किरणों को इस्तेमाल करके ये आपकी वो करता है रेडियोग्राफी। भैया एक्स किरणें, और एक्स में भी आप जानते होंगे, आपने पढ़ी होगी, एक गामा किरणें होती हैं। उन गामा किरणों का इस्तेमाल किया जाता है शरीर के अंदर, तब जाके आपकी जो अंदर की इमेजिंग बाहर आती है। रेडियोग्राफ जो एक्स रे जिसको बोलते हैं वो ये होता है। अब आप कहोगे सोनोग्राफी रेडियोग्राफी दोनों सेम चीज़ हैं, तो क्यों ना कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एक्स रेज जो हैं ये हानिकारक होती हैं। सॉरी, ये एक्स किरणों की जो गामा किरणें होती हैं ये बहुत हानिकारक होती हैं। इसीलिए जब बच्चे, कोई प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती हैं वो अपना रेडियोग्राफी नहीं सोनोग्राफी कराती हैं, क्योंकि बच्चे को नुकसान ना हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। और अगला चलते हैं, ये है कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ बेसिकली क्या होता है, कार्डियोग्राफ ये एक रिकॉर्ड करता है आपके दिल की एक्टिविटी को, दिल के क्रियाकलापों को, कैसे आपका दिल काम कर रहा है, ये कार्डियोग्राफ से ही एक्टिवेट किया जाता है, मेजर किया जाता है। कार्डियोग्राफ एक यंत्र होता है जिसके थ्रू जो प्रोसेस करके आपके हृदय की गतिविधियों को मापा जाता है, उसको कार्डियोग्राफी बोलते हैं। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। और एक बार और देख लेना, अगर समझ में ना आए तो, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। उम्मीद नहीं है कि यहाँ से आगे आपका एसएससी चला जाएगा, सॉरी एनटीपीसी चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, आपने एमआरआई सुना होगा, इससे पहले थोड़ा एमआरआई के बारे में भी बता देता हूँ। एमआरआई जो होती है उसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये फन फैक्ट था आपकी याद रखने के लिए, बस ज़्यादा नहीं याद करना है आपको क्योंकि दिक्कत हो जाएगा फिर। चलिए अब आगे चलते हैं। अपना जो डियोडेनम का भाग है, डैश का भाग है, मतलब यहाँ पूछा है डोडेनम काय का भाग है। पहला ऑप्शन है छोटी आंत, दूसरा बड़ी आंत, तीसरी बाइल जूस, चौथा है गॉल ब्लैडर, और चौथा ऑप्शन है अंडाशय। डियोडेनम जो होता है, देखो इसीलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा सा इंग्लिश टर्म पे आपको विशेष ध्यान देना है। क्यों?
क्योंकि आपने पाचन तंत्र जब भी पढ़ा होगा तो उसमें आपने ग्रहणी नाम का शब्द पढ़ा होगा, ग्रहणी। ग्रहणी, तो ग्रहणी मैं लिखूं तो थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, पर कोई बात नहीं, आपको समझाना ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रहणी, ग्रहणी। अब ये ग्रहणी आपने हिंदी में सुना होगा, लेकिन यहाँ पे ग्रहणी करके नहीं पूछा कि ग्रहणी किसका भाग है, आप समझ जाते छोटी आंत का होता है, लेकिन ड्यूडेनम दिया उसने क्योंकि उसको पता है अच्छे से, ऐसे ही दिया है, ग्रहणी नहीं दिया है। आप ओरिजिनल पेपर देख लेना जिसके पास भी हो। ड्यूडेनम जो है वो किसका भाग है, ये ऑप्शन इसमें रहेगा छोटी आंत। चलो मैं थोड़ी सी छोटी आंत को बहुत बड़ी तरीके से समझा देता हूँ, आपकी छोटी आंत कैसी होती है। जो हमारी छोटी आंत होती है उसके 3 पार्ट होते हैं, 3। डियोडेनम, एक होता है जेजूनम, हाँ जेजूनम, याद रख लेना भैया, इस बार जेजूनम आ सकती है, जेजूनम, NUM जैसा लिखा है। अब ये इरेज करने में काफ़ी टाइम लगेगा तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। जेजूनम। एक होता है इलियम, इलियम, ठीक है भैया। ग्रहणी जो होती है उसको ड्यूडेनम बोलते हैं, ये पहला पार्ट होता है छोटी आंत का। उसके बाद खाना जेजूनम में जाता है, फिर इलियम में, उसके बाद पहुंचता है बड़ी आंत में। चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो छोटी आंत है वो 6.25 मीटर लंबी होती है, और ये आपकी हाइट पर डिपेंड करती है कि ये कितनी लंबी रहेगी, ना कि आपके वेट पर। कोई आदमी 200 किलो का है तो पता चले उसकी 20 मीटर की हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर कोई आदमी 5 फीट का है तो हो सकता है उसकी 6 मीटर ही लंबी हो, तो ये हाइट पे डिपेंड करती है। खैर ये फन फैक्ट था, एग्जाम में नहीं आएगा। और ये जो छोटी आंत है, ये मान लो ये गोल नली है, इसको छोटी आंत बोलते हैं, तो इसके आंतरिक हिस्से पे आपको छोटे छोटे विलाई मिल जाएंगे। विलाई मतलब रसांकुर, ऐसे तंतु से निकले रहेंगे, रोम रोम से, बाल से। वो क्या करते हैं, जब खाना आपका यहाँ से जाता है तो इसके पोषक तत्वों को लेके सीधा ब्लड को दे देते हैं, और ब्लड अपने पूरे शरीर में पहुंचा देता है, ऐसे खाना पचता है। चलिए, छोटी आंत मैंने बता दी आपको, थोड़ा सा इरेज भी कर लेते हैं, साथ ही साथ मैं आपको बड़ी आंत के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि अगला ऑप्शन अपना बड़ी आंत है। बड़ी आंत जो होती है, बड़ी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं भैया। बड़ी आंत के 3 पार्ट होते हैं। बड़ी आंत में पहला पार्ट होता है, उसको बोलते हैं सीकम, यानी कि अंधनाल। क्या बोलते हैं, अंधनाल। और दूसरा जो ऑप्शन होता है, दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं कॉलन, बृहदांत, बड़ी आंत। और तीसरा ऑप्शन होता है उसको रेक्टम बोलते हैं, मलाशय। ये 3 भाग हैं बड़ी आंत के, क्योंकि इस बार ड्यूडेनम पूछा छोटी आंत का भाग, अगली बार बड़ी आंत का, उसके भी 3 भाग होते हैं। पहला होता है सीकम, उसको बोलते हैं अंधनाल। छोटी आंत से जब भोजन आपका जाएगा तो वो बड़ी आंत में खुलेगा, बड़ी आंत में जाएगा भोजन, क्योंकि पहले छोटी आंत में था। फिर बड़ी में जैसे ही ओपन होगा तो उसको, उस हिस्से को बोलते हैं, एंटर करेगा, उसको बोलते हैं अंधनाल, सीकम, इंग्लिश में भी ध्यान रखना। और उसके बाद सीकम के बाद दूसरे पार्ट में जाएगा बड़ी आंत के में भोजन, उसको बोलते हैं कॉलन, COLON, बृहदांत, बड़ी आंत। और अंत में फिर वो पहुंचता है बचा कुचा जो अपशिष्ट होता है वो रेक्टम में। रेक्टम माने मलाशय होता है, मलाशय। चलिए, फिर वो मल के थ्रू बाहर त्याग दिया जाता है। अगला ऑप्शन है पित्ताशय, इसको भी देख लेते हैं। पित्ताशय, इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ये जो होता है ये बहुत इंटरेस्टिंग आइटम होता है। ये आपके लीवर के नीचे, जैसे जो लीवर बना हुआ है, मैं सही से नहीं बना पा रहा हूँ, इसके नीचे एक मटर के दाने के जैसा एक छोटा सा पाउच होता है। इसमें क्या होता है, लीवर से जो जूस उत्पन्न होगा वो इसमें जाता है, इसमें इकट्ठा होता रहता है, उसको बोलते हैं बाइल जूस। पित्ताशय से बनेगा पित्तरस, उसी को इंग्लिश में बाइल जूस। तो पित्तरस इस थैली में इकट्ठा होता रहता है, ये स्मॉल पाउच होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, बाइल जूस को स्टोर करता है। अब मैं बता देता हूँ, बाइल जूस की बात आई है तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेना जरूरी है। आज पोस्टमार्टम कर देंगे, चिंता मत करो साइंस का, कि बाइल जूस जो होता है ये हमारे भोजन में मिलता है और ये ब्रेक डाउन करता है फैट को। फैट मतलब बसा, बसा को आपको तोड़ता है फैटी एसिड में, और ये पाचन में मदद करता है।
पाचन में मदद करता है। अब ये जूस यहाँ से भर जाएगा, हो सकता है आपका ये जूस से भरा हुआ थैला हो कब, आपके भोजन करने से पहले, लेकिन जब आप भोजन कर लेंगे, आपका भोजन आ जाएगा आमाशय में, तो ये पूरा खाली हो जाता है, ये उसमें मिल जाता है जूस भोजन में, तो भोजन में मिल जाएगा, तो ये इजीली मतलब उसको डाइजेशन को वो करता है, ये फायदा करता है। अच्छा, अब मैं बता देता हूँ आपको ये बाइल जूस बनता कैसे, थोड़ी सी ये भी जानकारी ले लो, पता नहीं कहाँ से डालते हैं एनटीपीसी वाले भैया, बिल्कुल रिस्क ना लेंगे इस बार हमने ठाना नंबर है हमको लाना। चलिए, इंग्रेडिएंट क्या होता है इसमें, 97% तो पानी होता है, मान लो 100 ग्राम बना तो 97 ग्राम पानी है उसमें, और बाइल साल्ट होता है, कुछ नमक होता है बाइल जूस में, 2% बिलीरूबिन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है बिलीरूबिन, ये बाइल जूस में होता है, बासे बाइल जूस, बासे बिलीरूबिन। चलिए, और इसमें फैटी एसिड भी होते हैं। चलिए, और ये क्या करता है, और ये कोलेस्ट्रॉल को एलिमिनेट करता है। यहाँ एक शब्द आया है कोलेस्ट्रॉल, पूरा नहीं लिखूंगा भैया, टाइम लगता है, कोलेस्ट्रॉल, वैसे मैं जल्दी आपके लिए व्यवस्था कर दूंगा। कोलेस्ट्रॉल, चलो लिख ही देता हूँ, कोलेस्ट्रॉल को ये एलिमिनेट करता है। आपने सुना होगा, डॉक्टर के पास गए, भैया हमें, डॉक्टर आपको बोलता है, एकदम से घबरा जाते हैं आप, आपको कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है। अब पेशेंट को समझ में नहीं आता है कोलेस्ट्रॉल क्या बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं है। भैया कोलेस्ट्रॉल जो है कोई बीमारी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल आपको शरीर के लिए बहुत अत्यावश्यक तत्व होता है। कोलेस्ट्रॉल बता देता हूँ है क्या कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल वसा या नरम मोम जैसा एक पदार्थ होता है जो पानी में घुलता नहीं है, और ये शरीर की मजे की बात हर सेल में अवेलेबल होता है। कहाँ पे अवेलेबल होता है दादा, हर एक सेल में अवेलेबल आपको मिलेगा ये। और ये जो है लिपोप्रोटीन कणों के रूप में रक्त प्रवाह, जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाता है। अच्छा, अब समझ लेते हैं, ये रक्त प्रवाह में मतलब इधर उधर इसके ये कण जो है अब कोलेस्ट्रॉल के घूमते रहते हैं, कुल मिला के ये बात है। और जो है ये, अब मैं समझ लेता हूँ, जो डॉक्टर आपको डराते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या होता है, देखो हाई कोलेस्ट्रॉल का मतलब ये होता है कि जब आपके शरीर में ये मोम जैसा पदार्थ जो कोलेस्ट्रॉल मैंने बोला वो बढ़ जाएगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीने में दर्द होगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये मोम जैसा पदार्थ है, ज़्यादा हो गया तो भैया ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। अब अगर ब्लड फ्लो कम हो गया, आपका खून का जो फ्लो है, चाल है, वो कम हो गई, तो क्या हो जाएगा, तो हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि अपना जो हार्ट है वो कैसे काम करता है, उसको ब्लड लगातार मिलते रहना चाहिए, जहां पर ये ब्लड की सप्लाई रुकी वहीं पे स्ट्रोक आता है, इसी को बोलते हैं हृदय आघात, हार्ट अटैक हो गया भैया। तो हार्ट अटैक जो है ये कोलेस्ट्रोल हाई होने की वजह से हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, वैसे होता नहीं है, ये जरूरी भी है, अगर ये लो हो जाएगा तो भी बीमारी है। अब कोलेस्ट्रॉल लो का भी देख लेते हैं, डॉक्टर बताता है आपका कोलेस्ट्रॉल लो है, आदमी कहता है अब क्या करें। कोलेस्ट्रॉल लो का मतलब होता है भैया, कोलेस्ट्रॉल जो है ये कैंसर से लड़ता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है शरीर में विभिन्न प्रकार के कैंसरों से लड़ता है, अगर जब कम होगा तो कैंसर से नहीं लड़ पाएगा, इधर कैंसर हो जाएगा। अब बताओ, आदमी बड़ा ही कंफ्यूजन में यार, मतलब आप कह रहे हो कि अगर लो है तो कैंसर हो जाएगा, हाई है तो अटैक से मर जाएंगे, भैया करें तो करें क्या। बोले अपने जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है उसको नियमित रखें, निर्धारित रखें, इसीलिए फास्ट फूड ना खाएं। सूचना जनहित में जारी। धन्यवाद। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वैसे मैंने ये सारा बता दिया है, पर थोड़ा सा इसको डिलीट भी कर लेता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी देर हो रही है, आपको भी इस समय आपके पास नहीं है, बहुमूल्य है, एग्ज़ाम नज़दीक है, पर जो जानकारी है वो तो मैं देकर ही जाऊँगा, चाहे वीडियो भले ही छोटा रहे। अगला क्वेश्चन है, सोल्डरिंग, टकाई, टकाई के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। टकाई जो होती है सोल्डरिंग, उसमें काय का प्रयोग करते हैं। देखिए, सोल्डरिंग में सबसे पहली चीज़ इसमें जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है टिन। एक बार फिर से पेन ले लेता हूँ, गंदा वाला पेन, अरे बहुत मोटा है। चलिए, टिन और दूसरा जो है वो मैं बाद में डिलीट कर लूँगा, टिन और सीसा। अच्छा, टिन को बोलते हैं, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, दिक्कत करेगा, टिन को बोलते हैं SN और सीसा को बोलते हैं PV।
पीवी, ऐसे। चलिए पीवी, अब आप कहेंगे सीसा में सर पीवी तो कहीं नहीं आ रही है। भैया पीवी का मतलब होता है प्लम्बम। ये लैटिन भाषा से लिए गए शब्द हैं, माइंड मत करिएगा, गुस्सा मत होइएगा। प्लम्बम उसको बोलते हैं पीवी, शॉर्ट कर दिया है। ऐसे ही ये जो टिन है इसका नाम भी स्टेनम होता है। टिन से वैसे बोल देते हैं अरे सर इसका तो टीआई होना चाहिए। भैया टीआई नहीं होता है क्योंकि ये इंग्लिश वाला शब्द है, हम ये लैटिन की बात कर रहे हैं। चलिए तो पहला है सोल्डरिंग, जो टकाई। आपने सोल्डर देखा होगा, जैसे कहीं से कोई इलेक्ट्रिकल, आपके पास पहले रेडियो होते थे, उसमें से वायर निकल गया, टूट गया, अब उसको जोड़ना है तो सोल्डर से जोड़ते थे। एक वायर से आता था, गर्म किया हीटर, उससे लगाया वायर और वहाँ पे वायर के ऊपर चिपका देते थे, उससे क्या हो जाता था, वो जुड़ जाता था। उसको बोलते हैं टकाई। टकाई के लिए प्रयोग किया जाता है एल्यूमिनियम एवं निकेल की मिश्र धातु, गलत है। सीसा एवं टिन की मिश्र धातु, हाँ यही सही है। जस्ता सीसा की मिश्र धातु, जस्ता तांबे की मिश्र धातु, ये सब गलत हैं। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा, जब इस प्रश्न पे आए हैं इतना टाइम खराब किया है तो और देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं पीतल कैसे बनती है। आपने पीतल देखा होगा, पीतल के बर्तन तो आपके यहाँ जैसे बहुत से लोग इस्तेमाल आज भी करते हैं। पीतल जो होता है उस वो कॉपर और जिंक से बनता है, Cu+Zn। लिखूंगा नहीं, टाइम वेस्ट होता है, याद रखना Cu+Zn। कांसा, एक शब्द आता है कांसा, ये बनता है Cu+Sn, लिख ही देता हूँ यहाँ पे तो ज़रूरी है। कॉपर और टिन से बनता है, ये कांसा होता है। ये कांसे के बर्तन पहले बहुत आते थे। अगला है जर्मन सिल्वर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर बनता है कॉपर, जिंक और आपका निकिल। इसमें निकिल और ऐड कर दो, हाँ ठीक है। कॉपर और ये टिन से बनता है कांसा, कॉपर जिंक और निकल से बनता है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना, पूछा जाता है जर्मन सिल्वर की मिश्र धातु किस किस चीज़ से बनती है। चलिए अगला है रोल्ड गोल्ड, आभूषण। जैसे किसी की पत्नी मांगे भैया मुझे आभूषण ला दो सोने के, तो रोल्ड गोल्ड के लाके दे देना, क्योंकि गोल्ड बहुत महंगा है। रोल्ड गोल्ड सस्ता क्यों है, क्योंकि इसमें कॉपर, माफ कीजिएगा, कॉपर प्लस एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम, कॉपर और एल्यूमिनियम के योग से रोल्ड गोल्ड बनता है, जिसके आभूषण बनते हैं, आपने देखा होगा। चलिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 8वां प्रश्न है, हाँ ये वाला प्रश्न भी बताते चलेंगे, साथ ही साथ डिलीट करेंगे। पहनने योग्य उपकरणों में शामिल नहीं है। पहला है पेबल टाइम। पहनने योग्य उपकरण मतलब बियरेबल डिवाइसेस, बियरेबल डिवाइस मतलब पहनने योग्य उपकरणों में कौन सा नहीं है, ये देखना है, नहीं वाला। तो पहला ऑप्शन है पेबल टाइम। पेबल टाइम आप जानते होंगे, पेबल्स कंपनी की एक स्मार्ट वॉच होती है। अब वॉच को तो घड़ी कलाई पे पहनी जाती है, ओब्वियसली पहनते हैं। चलिए पहला ऑप्शन सही है, ये शामिल है। गूगल ग्लास, वाओ, गूगल ग्लास जो है ये आई थिंक 2013 याद आ रहा है मुझे, 2013 में शायद इसको गूगल कंपनी ने लॉन्च किया था। और मैं अगर कहीं गलत हूँ तो प्लीज़ आप में से कोई एक लोग मुझे बताएं। गूगल ग्लास ये 2015 में शायद इसको वो कर दिया है, बैन कर दिया है, क्योंकि ये एक ऐसा चश्मा होता था जो पूरा कंप्यूटर ही था लगभग। आप अपना पूरा मोबाइल इस चश्मे पे ऑपरेट कर सकते थे, अपना कोई भी कंप्यूटर वाला काम कर सकते थे। ये भी एक चश्मा था, एक ग्लास था, वो अब बंद हो गया है, हालांकि पहनने वाला ही था, हमें इससे मतलब है। डिजिटल वॉच विद कैलकुलेटर, अच्छा ये वाला प्रश्न जो है डिजिटल वॉच विद कैलकुलेटर, तो विद कैलकुलेटर ये जो है भैया ये घड़ी है, और ये काय की है, कैलकुलेटर के साथ आती है, सिंपल सी बात है। तो अब घड़ी को कहाँ पहनेंगे, घड़ी को फेंकेंगे तो है नहीं, हाथ में पहनना है। हाँ एप्पल आईपैड मिनी, अब एप्पल आईपैड मिनी को कहो आप पहन लो, पॉसिबल नहीं है, ये तो आईपैड होता है एप्पल कंपनी का। ये बहुत लल्लू प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसको वर्गीकृत नहीं किया जाता है। देखिए अब कैंसर की बात हो रही है यहाँ पे, तो थोड़ा सा कैंसर के बारे में हम जान लेंगे, कैंसर क्या होता है। पहले हम ले लेते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा। सामान्यतः रक्त कैंसर, रक्त कैंसर कौन सा नहीं है,
सबसे पहला वाला ऑप्शन ही नहीं है, कार्सिनोमा। कार्सिनोमा क्या होता है? कार्सिनोमा मैं बता दूं आपको, कार्सिनोमा जो होता है ये एक आम प्रकार का कैंसर होता है जो गले, मुंह, ये सेल में बनता है, किसी कोशिका में बनता है। ये आपका आम कैंसर होता है जो मोस्टली पाया जाता है, गले, नाक, मुंह वगैरह का कैंसर होता है ये। जबकि ये रक्त कैंसर की बात कर रहा है और पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है, बाकी के सारे सारे रक्त कैंसर के टाइप हैं। इनको देख लेते हैं। देखो टाइपिंग पे मत जाना, टाइपिंग भी थोड़ी सी गलती हो गई है, मैं इसको सुधार करूंगा आगे से। चलिए अब मैं बता देता हूं आपको रक्त कैंसर कितने टाइप का होता है। रक्त कैंसर 3 टाइप का होता है। पहला ल्यूकेमिया, माइलोमा और लिम्फोमा। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में देख लेते हैं। तो पहला जो है अपना ल्यूकेमिया, ये जो ल्यूकेमिया है ये वाला जो ब्लड कैंसर है ये ओरिजिनेट होता है, उत्पन्न होता है खून में, ब्लड में एंड बोन मैरो में। जो बोन मैरो मैंने बताया था आपको पहले, डब्ल्यूबीसी जहाँ पे बनती है, वाइट ब्लड सेल बनती है, उसमें ये उत्पन्न होता है। कब उत्पन्न होता है भैया? जब जो डब्ल्यूबीसी जो बनती है वो स्वस्थ ना बन के एब नॉर्मल हो। एब नॉर्मल मतलब जो कि नॉर्मल नहीं हो। जो ल्यूकेमिया होगा वो ब्लड से ही शुरू होगा और ये ओरिजिनेट ब्लड में ही होता है और बोन मैरो में होता है। पर बनेगा कब? जब आपकी जो डब्ल्यूबीसी, जो बोन मैरो का काम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी उत्पादन करना। डब्ल्यूबीसी नॉर्मल ना हो तब ये ल्यूकेमिया होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं माइलोमा। जो माइलोमा होता है वो ब्लड प्लाज्मा सेल से स्टार्ट होता है। ब्लड प्लाज्मा जो सेल होती है उससे शुरू होता है। अब ये ब्लड, अब आप कहेंगे प्लाज्मा सेल ये नया कहाँ से ले आए आप? चलो बता देता हूँ, ये एक टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी होती है भैया। ये सारी बीमारी जो होती हैं, मेलोमा, ये भी रक्त कैंसर है। ये काहे से होगा? ये एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है जो कि बोन मैरो में बनती है। ठीक है, और बोन मैरो मैंने बता दिया था कहाँ है, आपकी कमर वाली जो चौड़ी सी हड्डी है वहाँ पे, और थाई जो बड़ी हड्डियों में एक स्पंजी ऊतक होता है वहाँ पे आपका बोन मैरो होता है, अस्थि मज्जा। और ये स्पॉन्जी टिश्यू होता है, वहीं पे डब्ल्यूबीसी बनती है। अब डब्ल्यूबीसी अगर एबनॉर्मल बने तो ल्यूकीमिया, रक्त से शुरू होता है। दूसरा मेलोमा। मेलोमा कैसे होता है? माइलोमा जो होता है ये ब्लड प्लाज्मा सेल जो कि एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी है, उससे शुरू होता है। चौथा ऑप्शन है लिम्फोमा। लिम्फोमा जो है ये स्टार्ट होता है, इससे ही पता चल रहा है, लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि लिम्फोसाइट बोलते हैं। लिम्फोमा मतलब लिम्फोसाइट, ऐसे समझ लो आप। जे एब नॉर्मल अगर आपकी लिम्फोसाइट होगी, ब्लड सेल होगी, तो ये शुरू हो जाएगा आपका लिम्फोमा। टोटल 100 बात की एक बात, ये हैं आपके रक्त के कैंसर। बाकी ये स्किन कैंसर है, इतना याद रखना है, ज़्यादा नहीं जाएगा अंदर। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, कहीं ज़्यादा चला गया तो ऊंच नीच हो गई भैया, नौकरी नहीं मिलेगी। इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ो। आज मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो 10-12 क्वेश्चन नहीं होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ 50 क्वेश्चंस के समथिंग और ज़्यादा ही आपको इसी वीडियो में आपको करा दूंगा, क्योंकि पॉइंट बाई पॉइंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन देता चल रहा हूँ। चलिए ऑप्शन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ध्वनि तरंगों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आइए, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप पूरे ऑप्शंस को पढ़ लो। ऐसा नहीं ये अगर हमें नहीं आता तो आप इसी पे अटक के रह जाएं, आपको पता ही नहीं कि ये ध्वनि तरंगों की चाल क्या होती है, आपने पढ़ा नहीं, मान लो कहीं नहीं पढ़ा, तो आपको एग्जाम में ये आ गया, नया है, अब आप कैसे करेंगे? इसको भी पढ़ लो, नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लो। ये मैकेनिकल तरंगें होती हैं, मैकेनिकल वेव्स होती हैं, चलिए कोई बात नहीं। तीसरा, इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा, ये लंबी दूरी तक यात्रा नहीं कर सकती। अब देखो मैं बताता हूँ आपको, जब भी आपको ऐसा कुछ क्वेश्चंस लगे तो आप केवल सारे ऑप्शंस को पढ़ लो, क्योंकि ये पूछ रहा है एक ही ऑप्शन होगा जो नहीं है। तो हम जहाँ तक जानते हैं, ध्वनि को यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम नहीं, माध्यम की तो आवश्यकता होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर कोई एक बंद डब्बा ले लो, बिल्कुल ऊपर से बंद कर दिया, उसमें एक रूम ले लो जो चारों तरफ से बंद है,
तो यहाँ इतनी जोर की ध्वनि होगी लेकिन बाहर उतनी फ्रीक्वेंसी में ध्वनि नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो माध्यम है वो कमज़ोर पड़ जाता है, एकदम माध्यम नहीं मिलता है। जैसे आप जानते होंगे, अगला मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे प्रकाश की किरणें होती है, प्रकाश की जो तरंगें होती है, उनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि देखो, माध्यम हमारे यहाँ वायुमंडल में है, तो सूर्य से प्रकाश आया यहाँ तक, लेकिन सूर्य और वायुमंडल के बीच में कहीं कोई ऐसी भी जगह होगी जहाँ पे कोई माध्यम नहीं हो सकता। मे बी हो सकता है या नहीं हो सकता, ये आप अज्यूम करना, कल्पना करना, मुझे बताना। तो वो कैसे आ जाती हैं? इसीलिए हम कहते हैं प्रकाश की तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो निर्वात में भी गमन कर लेते हैं। लेकिन जो ध्वनि की तरंगें हैं वो निर्वात में गमन नहीं कर पाती हैं। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, वो है लेज़र टेक्नोलॉजी। हाँ, ये रहा। लेज़र टेक्निक का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेज़र टेक्नोलॉजी का जो यूजेस हैं वो बहुत सारे यूजेस हैं, मैं आपको काफ़ी सारे बताऊंगा। पहले लेज़र टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। लेज़र टेक्नोलॉजी होती है जब किसी पदार्थ को उच्च ऊर्जा दें। मान लो मैं ऐसे थोड़ा सा एक हल्की लाइन लेके समझा देता हूँ। मान लो ये अपना सब्सटेंस है, इसको हमने बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की एनर्जी दी, ऊर्जा दी, तो उसकी जो भारी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये कक्षा है भारी, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उच्च ऊर्जा स्तर पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी जो ऊर्जा होगी वहाँ पे चले जाएंगे। तथा इसके विपरीत जब ऊर्जा स्रोत को इसको हटा लेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से गए हैं ये वापस इसी में आ जाएंगे, पुनः निम्न ऊर्जा स्तर पर आ जाएंगे। ठीक है ना? इस प्रकार मूल ऊर्जा स्तर में, इस प्रकार जो मूल ऊर्जा स्तर था उसमें जो चेंज होता है, तो बाकी बची जो ऊर्जा निर्गत होती है। अब भाई यहाँ से यहाँ तक गए, ऊर्जा हटा ली तो यहाँ तक आए, तो जो कुछ एनर्जी होगी वो रिलीज होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी, उस ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, उसी को बोलते हैं। लेकिन ये ऊर्जा का जो उत्पन्न होना वो लगातार होना चाहिए, ऐसे ऐसे, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी हम डालेंगे निकालेंगे तो ये एनर्जी यहाँ से लगातार आती रहेगी। इस प्रकार के ऊर्जा स्तर को हम विकिरण कहते हैं और ये ही लेज़र का निर्माण करता है। लेज़र, चलिए ये तो थी वैज्ञानिकों वाली डेफिनेशन, मैं आपको देसी भाषा में समझाता हूँ, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में। जब आप मॉल में या फिर आजकल तो स्टोर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आप जाते हैं कहीं, आपने सामान लिया तो आप देते हैं, वो आपसे रेट चेक नहीं करता। वहाँ पे एक ऐसा ब्लैक कलर का वो लगा होता है जिस पे लाइनिंग सी होती हैं, उसको बारकोड बोलते हैं। वो एक मशीन लाता है ऐसी, जिसमें से ब्लू कलर की तरंगें निकलती हैं, ब्लू या रेड, जो भी आपने देखा होगा। तो ये किरणों का पुंज, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, या ये ऊर्जा की एनर्जी जब इस पे डाली जाएगी बारकोड पे तो ये अपने आप इसको रीड कर लेगा। अब ये क्या है? लेज़र ही तो था, ये लेज़र का उपयोग है, तो भैया इसका उपयोग काय में होगा? बारकोड रीडिंग में। चलो सही है। और मैं बताता हूँ इसका ये जो टेक्नोलॉजी होती है, ये एक चीज़ और बताना मुझे अभी याद आया, फेमेटो तकनीक पे आधारित होती है ये। फेमेटो। अब आप कहेंगे फेमेटो क्या होती है? फेमेटो, ये टा से ये है, फेमेटो होती है 10⁻⁻15 मीटर। मतलब इसमें प्रकाश को फेमेटो लेवल तक 10⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर तक हम इसको बिंदुवत ऐसे बिंदुवत कर सकते हैं। इतने छोटे बिंदु पर भी, ये बारकोड भी बहुत छोटा होगा, देखा होगा आपने। चलिए अगला है कटिंग और ड्रिलिंग। यहाँ ड्रे है, कटिंग और ड्रिलिंग, इसमें भी लेज़र की मदद ली जाती है। माइक्रोवेव ओवन, अरे माइक्रोवेव ओवन में लेज़र थोड़ी ही होती है, यही ऑप्शन अपना सही है, इसी में नहीं किया जाता। बाकी फिजियोथेरेपी में भी आपने देखा होगा लेज़र की सर्जरी होती है। लेज़र के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आधुनिक जीवन में, जिनमें से मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहला बारकोड रीडिंग, चलिए। दूसरा जो है वो कटिंग ड्रिलिंग, इसमें दिया ही है। तीसरा है फिजियोथेरेपी, दिया है। चौथा मैं बताता हूँ, आपने फाइबर ऑप्टिक्स नाम सुना होगा, फाइबर ऑप्टिक्स, जिससे कि आपका जो नेट चलता है, आप तुरंत बहुत बड़ी MB की फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप संचार कर रहे हैं, बोल रहे हैं हेलो, अमेरिका में पहुँच गई। मतलब ये सारी टेक्नोलॉजी लेज़र पर ही
आधारित होती है। फाइबर ऑप्टिक्स, उसमें भी लेज़र का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, आपने देखा होगा सीडी और डीवीडी पहले होता था, आजकल तो मोबाइल हैं, उन पे सारी चीज़ अवेलेबल है और बहुत आगे चला गया है अब तो। ये सीडी और जो डीवीडी होती हैं, इनमें भी लेज़र का इस्तेमाल किया जाता है। लेज़र का इस्तेमाल करके इनमें डेटा को स्टोर कर दिया जाता है। 4 मूवी एक सीडी एक डीवीडी में स्टोर हो जाती हैं। चलिए, और आपने देखा होगा 3D प्रिंटर, ये भी लेज़र में ही आता है। जब हमें कोई 3 डायमेंशनल, 3D का मतलब होता है 3 दिशा वाली, मतलब आप जैसे खड़े हो तो सब आ जाए, नीचे का, ऊपर का, आगे का, पीछे का, तीनों दिशाओं का। तो 3D प्रिंटिंग, 3D स्कैनर, और आपका लेज़र कटर, कोई लेज़र कटर भी आता है काटने वाला लेज़र से। ठीक है, तो दोस्तों आई थिंक ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, माफ़ी चाहता हूँ। एक तो हमारे पास थोड़े से इक्विपमेंट संसाधनों की कमी है, आशीर्वाद रहा तो जल्दी ले लेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और उम्मीद है आप मेरे द्वारा किए गए इस थोड़ी सी मेहनत को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जितना हो सके मित्रों इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम निकट है। मैं चाहता हूँ हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो जाए, वो भी दुआओं में याद रखें। चलिए, आगे आगे की सीरीज़ हम अगली वीडियो में बढ़ाएंगे। टिल देन टेक केयर, शब्बा खैर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।